हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्टिंग कर दी थी केमिकल बॉन्डिंग की। फर्स्ट लेक्चर था, आज हम लेके आए हैं सेकंड लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट्स आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस सेशन में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मतलब बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है। क्लियर है बात। आगे क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे क्या क्या है बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल। ये सारी की सारी बातें हम यहां करने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन करने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं? फॉर्मल चार्ज के अलावा हम करने वाले हैं ड्राइंग ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाएंगे हम। मैं इस पूरे लेक्चर में आपको ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना सिखाऊंगा, साथ के साथ किसके? कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें करने वाले हैं। हो सका तो रिजोनेंस भी हम लोग कवर कर लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? मेनली तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं, जो कि है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज एंड हो सके तो रिजोनेंस भी हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, बने रहे वीडियो के साथ, अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। बात क्लियर? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ कोवेलेंट बॉन्ड से। व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड से कहानी शुरू करते हैं आज हम अपनी। व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ electrons between atoms whose electronegativity difference is low। जब दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। क्यों? ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए। तब जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। बात क्लियर है? कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लो। वो दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है या जीरो, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो किसकी होगी? जब दो सेम एलिमेंट के एटम्स आपस में जुड़ेंगे, या बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के जब एटम्स आपस में जुड़ेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। वो कैसे बॉन्ड बनाएंगे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाई डू दे फॉर्म बॉन्ड्स? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, या कुछ केसेस में डुप्लेट। क्या ये बात क्लियर है? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्लोरीन का। Cl और Cl, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्या होगा? क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसके अंदर भी 7 है, एक चाहिए। क्या करेंगे? ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इस वाले के साथ। ये देखो
और ये क्लोरीन शेयर कर लेगा इस वाले के साथ। होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे इसके अंदर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्टेट फिर कंप्लीट। क्या ये बात क्लियर है, ऑक्टेट कंप्लीट। और ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, क्या बन गया यहाँ पे इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन। क्या ये बात क्लियर है, Cl2 बना लिया। अब आप यहाँ पे एक बात और देख लेना, Cl2 बना लिया। अब ये क्या है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इन दोनों के बीच में रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ Cl एटम्स इज सेम, देयरफॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज केप्ट इन बिटवीन बोथ द एटम्स। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं तो कितना बॉन्ड पेयर है, एक क्या है यहाँ बॉन्ड पेयर। तो इसको कैसे दिखा सकते हैं, Cl 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है, ये है Cl2। बात क्लियर। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, एक। क्यों, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, एक ये, टोटल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दोनों क्लोरीन के बीच में। देयरफॉर बॉन्ड पेयर इज देयर आर 1 बॉन्ड पेयर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल किसका लेते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं किसका, HCl का। HCl के अंदर क्या होगा, इधर देखें, H एक इलेक्ट्रॉन, Cl एक इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात क्लियर है, हाइड्रोजन को कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 2। और क्लोरीन को कितने चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बन गया, HCl बन गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है इसके अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना, हाइड्रोजन की होती है 2.1, क्लोरीन की होती है 3.0, डिफरेंस कितना है 0.9, इसलिए ये बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट। बट अगर कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खिंचा हुआ चला जाएगा, मतलब ज़्यादा खिंचेगा, किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज क्लोरीन की तरफ ये थोड़ा सा खिंच के रहेगा। बात क्लियर है, आगे पढ़ाऊंगा इसमें मैं डाइपोल मोमेंट क्या होती है, पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अभी के लिए सिर्फ आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पे आगे देखते हैं, अब क्या हो सकता है, अब हो ये सकता है कि एक यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर था, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकता है। मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी शेयर्ड बाय ईच एटम, दैट इज अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर कर रहा है तो कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, कितने बॉन्ड पेयर थे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड थे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1। अभी तक तो बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम शेयर करेंगे, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, माने 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे मैंने ये बता दिया, साथ के साथ ये भी बता देता हूँ लोन पेयर क्या होता है। इनकी डेफिनेशन ही देख लो आप पहले, फिर आगे पढ़ते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या है, बॉन्ड पेयर, व्हाट इज अ बॉन्ड पेयर, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज शेयर्ड between the atoms is called bond pair of electron. लोन पेयर, लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो कि शेयर नहीं होता, किसके साथ, किसी एटम के साथ। द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द अनशेयर्ड pair of electrons
which is not involved in bonding is called lone pair of electron। क्या ये बात सही है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो शेयर ना हो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो किसके अंदर किसी भी मॉलिक्यूल के बनने के दौरान। अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो आप पहले। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता क्या है। पहले लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखते हैं, फिर डबल बॉन्ड बताता हूं क्या होता है। एग्जांपल ले H2O का। H2O कैसे दर्शाते हैं? बीच में O के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में? 6। 1 2 3 4 5 6 क्लियर है। अब इसको कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा किसके साथ? इस H के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इस H के साथ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? थोड़ा पास दिखा देता हूं मैं, या इसकी बजाय आप ऐसे ही देख लो। ये ऑक्सीजन है, आठ इलेक्ट्रॉन है, 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्या होगा? इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इस वाले H के साथ शेयर कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले H के साथ क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन को कितना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन, तो एक और एक 2 हाइड्रोजन पूरा, एक और एक 2 हाइड्रोजन पूरा। ऑक्सीजन को 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? इसको दर्शाएंगे हम कुछ इस तरह से। ये क्या हो गया? H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। H का ऑक्टेट डुप्लेट पूरा हुआ 1 2, H का डुप्लेट पूरा 1 2, ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या बन गया? H2O मॉलिक्यूल बन गया। अब यहां बताओ बॉन्ड पेयर कौन सा है, लोन पेयर कौन सा है? अब यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, एंड दीज आर, जो H और O के बीच में इलेक्ट्रॉन है, दीज आर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए यहां बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं? कितने बॉन्ड पेयर हैं? 1 और 2। कितने बॉन्ड पेयर हैं? बॉन्ड पेयर हैं 2, और लोन पेयर कितने हैं? 1 और 2, 2 लोन पेयर। तो इससे क्या पता चला? 2 लोन पेयर हैं, 2 क्या हैं? बॉन्ड पेयर। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल के अंदर ये था H2O मॉलिक्यूल। क्या ये बात क्लियर है? ये कहानी क्लियर है? होगी। ठीक है, लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट ना करें, और बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड बनाए दूसरे एटम के साथ। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। अब बॉन्ड पेयर कितने भी हो सकते हैं? 1 बॉन्ड पेयर हो गया, 2 बॉन्ड पेयर हो गया, 3 बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर कब होंगे? जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करता हो एक एटम दूसरे एटम के साथ। एग्जाम्पल O2 को देखो, O ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये बन गया बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है? ये जो बीच में आ जाए ना, तो दोनों के उसमें आ जाए, ये इन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 4। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? 4। तो पेयर कितने हो गए? 2। ठीक है, तो ये कैसे दर्शा सकते हैं इसको? इसको ऐसे दर्शा सकते हैं। ओ, क्या ये बात क्लियर है? ये क्या हो गए? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 बॉन्ड बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है इसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है इसके साथ। ठीक है, डबल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड कहते हैं। 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड बन रहे हैं O2 मॉलिक्यूल के अंदर। नोट कर लो इसको। आगे देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर होता है? N2 के अंदर पाया जाता है। कैसे? कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5। नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसकी बजाय अगर ऐसे लिखें तो चलेगा का काम यहाँ पे। अब क्या होगा, 1 2 3 4 5, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट पूरे करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या बना दिया, अब कितने हो गए इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन दोनों में, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। ये क्या बन गया? N2 मॉलिक्यूल। और ये कौन सा बॉन्ड बन गया? ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ कितने बॉन्ड पेयर हैं? बॉन्ड पेयर हैं 3। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं और ट्रिपल बॉन्ड हो गया 3 ट्रिपल बॉन्ड। 3 बॉन्ड है मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसको कैसे दर्शा सकते हैं? क्या ये बात क्लियर है? ये हो गया N2 मॉलिक्यूल। क्या ये कहानी आपको समझ में आई? मुझे लगता है आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ये थी बातें कोवलेंट बॉन्ड की बनाई। आइए डिस्कस करते हैं ये हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें? हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का क्या तरीका है? कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। पहला पॉइंट क्या है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स प्रेजेंट। जो भी एटम्स प्रेजेंट है उन सभी एटम्स के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? इफ द गिवन स्पीसीज इज एन एनायन। अगर गिवन स्पीसीज एनायन है, एड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। इफ द गिवन स्पीसीज इज अ कैटायन, अगर गिवन स्पीसीज कैटायन है, सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। अगर गिवन स्पीसीज कैटायन है मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो सम था उसमें से। और अगर गिवन स्पीसीज एनायन है मतलब नेगेटिवली चार्ज है, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो हम निकालेंगे। क्लियर है बात? थर्ड पॉइंट क्या है? ड्रॉ अ रफ स्केलेटन। ड्रॉ अ स्केलेटन with the least electronegative एलिमेंट इन द सेंटर। जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस मॉलिक्यूल का, वो कहाँ आएगा? सेंटर में आएगा। और एक रफ स्केलेटन हम क्या कर देंगे? ड्रॉ कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? ड्रॉ अ स्केलेटन विद द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द सेंटर। हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो होते हैं ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं इस पूरे के पूरे स्केलेटन के अंदर। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आर ऑलवेज एट टर्मिनल पोजीशन। क्लियर है? रफ स्केलेटन बना दिया। अब आगे ये यहाँ तक नोट करो, फिर मैं ऊपर लिखूंगा ये। ठीक है, ड्रॉ स्केलेटन विद लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब पहले एक बार देख लेते हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी एटम दिए हैं, कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं उन सभी एटम्स के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। उसके बाद अगर वो गिवन स्पीसीज, वो गिवन मॉलिक्यूल, गिवन कंपाउंड एनायन है, तो जितना उसका नेगेटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर। अगर वो कैटायन है, जितना भी उसका पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सब में से। बात ये क्लियर है?
उसके बाद क्या करो, ड्रॉ अ स्केलेटन विद द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द सेंटर, जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको सेंटर में लिखो और बाकी इलेक्ट्रॉन को, बाकी जो एटम्स है उसको उस लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अराउंड लिख दो। ठीक है, एच एफ जो है ये होंगे टर्मिनल पोजीशन के अंदर। आगे क्या होगा, टर्मिनल पोजीशन, बात ये क्लियर थी। अब इसके बाद जब हमने बीच में व्हेन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बीच में लिख दिया, उसके अराउंड क्या कर दिया हमने, बाकी एटम अरेंज कर दिए। ठीक है, नाउ प्लेस अ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एवरी एटम एंड द सेंटर एटम। क्या करो, जो सेंटर एटम है और उसके अराउंड जितने भी एटम है उन सब के बीच में एक एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दो। ये क्या है, दिस वर्क हैज टू बी डन विद सम इंटेलिजेंट गैस। बुक में ये लिखते हैं कि ये सारा काम इंटेलिजेंट गैस के साथ होना चाहिए, मतलब थोड़ी सी थिंकिंग, थोड़ी सी टिपिकल थिंकिंग लगा के आप गैस वर्क हल्का सा लगा के यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, नाउ प्लेस अ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एवरी एटम एंड द सेंटर एटम। आगे क्या होगा, सी इफ द ऑक्टेट इज कंप्लीट ऑफ ईच एटम। जब एक एक हमने बॉन्ड पेयर रख दिए दो एटम्स के बीच के अंदर, तब आप देखें कि हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट। सी इफ द ऑक्टेट इज कंप्लीट ऑफ ईच एटम। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, इफ ऑक्टेट इज कंप्लीट, इफ ऑक्टेट इज कंप्लीट, इफ ऑक्टेट इज कंप्लीट, प्लेस द remaining electron as lone pair around central atom, around central atom। ठीक है, if octet is not complete, अगर octet complete नहीं है तो यहां पांचवा पॉइंट आ जाता है, अगर octet complete नहीं है, place another bond pair of electron between atoms whose octet is not complete। क्या ये बात क्लियर है? अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो बॉन्ड पेयर रखना में किसके बीच में, जिन दो एटम्स का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्लियर है ये बात? ठीक है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो लोन पेयर रख देंगे हम, सीधा जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो लोन पेयर के रूप में रख देंगे एटम्स के अराउंड। बात क्लियर है? नोट डाउन कर लो इसको भी। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल में सबसे पहले NH3, लेट अस सी NH3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन के अंदर 1 1 1, 3 हाइड्रोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 हाइड्रोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन 1 1 1, तो टोटल कितने हो गए? 5 + 3 8। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात क्लियर है? 8। अब हमें क्या करना है, ना ही ये एनायन ना ही ये कैटायन। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपना सीधा कैंसिल हो गया, ना ही ये एनायन ना ही ये कैटायन। अब क्या, अब इसमें लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन है, तो इसके अंदर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट हमने उस पॉइंट में एक बात लिखी थी, जो हाइड्रोजन है और जो फ्लोरीन है वो हमेशा टर्मिनल एंड पे होते हैं, मतलब वो कभी भी सेंटर एटम नहीं होते, ना ही हाइड्रोजन ना ही फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते। इसलिए यहाँ सेंट्रल एटम क्या होगा? नाइट्रोजन। इसके अराउंड क्या पुट कर दो? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब इनके बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाओ, ये लगा दिया, ये लगा दिया और ये लगा दिया। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। क्लियर है बात? 6 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन थे
हमने 1 2 6 लगा दिए एज बॉन्ड पेयर, 6 लगा दिए एज बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4 5 6, बच गए कितने? 2। कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? एज लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, ये जाएंगे एज लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। क्या ये बात क्लियर? देखो हाइड्रोजन का ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट, 1 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। क्या ये बात क्लियर है? नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट और इनका भी डुप्लेट कंप्लीट। ये कैसे दिखाएंगे? ये ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? NH3 मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ अब बताइए बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्या ये बात क्लियर है? 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है, क्लियर है? NH3 की कहानी ये थी। एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। एक और देख लेते हैं यहाँ एग्जाम्पल, CO मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, C के अंदर 4, ऑक्सीजन के अंदर 6, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एज इट इज नॉट एन एनायन नॉट एन कैटायन, इसलिए यहाँ पे एनायन कैटायन वाली बात नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है। ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, CO2 का देख लेते हैं। चलो CO छोड़ो, CO लीनियर मॉलिक्यूल हो जाएगा, आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। CO2 का देख लेते हैं। CO2 का कितने? 4 + 6 + 6 कितने हो गए? 12 6 16, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव C और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, तो C बीच में और ऑक्सीजन इसके अराउंड। क्या ये बात क्लियर है? अब आप देखो, अब क्या करेंगे हम? इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखेंगे। ये रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर रख दिया। अब आप बताइए क्या किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट है? 1 2 1 2, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, क्या कंप्लीट है? नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे? एक और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां रखेंगे। अब इसका लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का कंप्लीट है ऑक्टेट? कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ऑक्सीजन का 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने रह गए ऑक्सीजन के? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 की और कमी है, तो चारों को हम कहाँ अरेंज कर देंगे? एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन। क्या ये बात क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे अरेंज हो गए? ये गैस वर्क है थोड़ा सा, ठीक है। आपको देखना पड़ता है कि यहाँ कितने बॉन्ड बन सकते हैं। 2 बॉन्ड बन गए। 2 बॉन्ड बनने के बाद कार्बन का क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट। और ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमने बचते हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ एज अ लोन पेयर लगा दिए। क्या ये बात क्लियर? ये क्या हो गया? CO2 मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर है? एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूं जो आप करके लाएंगे, मतलब कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं बता दूंगा ठीक है या गलत है। आपको अपने घर से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। यू हैव टू मेक लुईस डॉट स्ट्रक्चर घर पे बैठे बैठे। HNO2 HNO3 CH4, ठीक है, O3, इन सभी के लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको घर पे बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में जवाब छोड़ना है। क्लियर है बात? कोई भी समस्या हो मैं बता दूंगा, ठीक है। समस्या वैसे आएगी नहीं, कोई भी हो मैं बता दूंगा। क्लियर है बात? नोट डाउन कर लो इनको। आगे हम देखते हैं, लेट अस सी फॉर्मल चार्ज। क्या देखेंगे?
फॉर्मल चार्ज, जब भी कोई लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जब भी हम कोई लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर एक तो होता है नेट चार्ज, मतलब पूरे के पूरे मॉलिक्यूल कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज होता है, एक तो वो चार्ज, एक अलग अलग एटम्स के ऊपर भी हम चार्ज असाइन करते हैं। कैसे? मान लो अपने पास है HNO3, इसका नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज 0, बट इसके अलग अलग एटम्स HNO, इनके ऊपर कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज असाइन करते हैं। इनको कुछ चार्ज असाइन करते हैं जिनको कहते हैं हम फॉर्मल चार्ज। इनके ऊपर जो चार्ज असाइन करते हैं उसको कहते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या ये बात क्लियर है? फॉर्मल चार्ज। अब हम ये फॉर्मल चार्ज असाइन क्यों करते हैं? फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज असाइंड टू डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। किसी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर जब किसी एटम्स को कोई भी चार्ज असाइन हम करते हैं, उसका फॉर्मूला बताऊंगा मैं कैसे करते हैं चार्ज असाइन, उस चार्ज को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। वो चार्ज इस पूरे चार्ज से अलग है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज इज अ चार्ज असाइंड टू डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और देखो सम ऑफ, यहां पे अब लिखेंगे सम ऑफ डिफरेंट फॉर्मल चार्जेस, sum of different formal charges on different atoms, sum of different formal charges on different atoms is equal to net charge on the compound। क्या ये बात क्लियर है? अलग अलग हर एक एटम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होगा, हर एक एटम के फॉर्मल चार्जेस को जब हम सम करेंगे वो किसके बराबर होगा? नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल के बराबर। अब आप ये देखो फॉर्मूला क्या है फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ valence electron of the atom, number of valence electron of the atom plus number of lone pair of atom, उस एटम के ऊपर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, प्लस हाफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ एटम। क्या ये बात समझ में आई? फॉर्मल चार्ज होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम प्लस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ एटम्स। हाफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन लोन पेयर मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात क्लियर है? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम प्लस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। ये क्या वैल्यू आ जाएगी? यहां से फॉर्मल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको और अगर मैं सीधा लिखूं तो क्या होगा? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू total number of valence electron of the atom plus total number of lone pair electrons of the atom plus half total number of bond pair electrons of the atom। क्या ये बात क्लियर है? ये फॉर्मूला आप अपने नोटबुक्स के अंदर नोट कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस भी एटम का फॉर्मल चार्ज देखना कंपाउंड के अंदर, उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे शुरुआत में, प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब उसके ऊपर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्लस हाफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसका हाफ प्लस कर देना, क्या आ जाएगा? फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अब ऐसे आपको समझ में कम ही आ रहा होगा, अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल ले लेते हैं O3, एग्जाम्पल ले लेते हैं O3। O3 का फॉर्मूला क्या होता है? O3 का फॉर्मूला एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है और एक क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के साथ। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये बात क्लियर है? ये किसका फॉर्मूला है? O3 का फॉर्मूला है। क्लियर है? दो बॉन्ड पेयर इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में और एक बॉन्ड पेयर इनके बीच में। अब आप बताइए, फर्स्ट में इनको नंबर कर देता हूं, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन एंड थर्ड ऑक्सीजन। अब आप बताइए फर्स्ट ऑक्सीजन पे क्या फॉर्मल चार्ज होगा? फर्स्ट ऑक्सीजन पे जो फॉर्मूला था फॉर्मल चार्ज का, उसके अंदर पहले दो थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पे उसमें प्लस बताया था, बिल्कुल ही दिमाग से उतर गई, ये प्लस बताया था मैंने, यहाँ माइनस की जगह ये बताया था, बट यहाँ माइनस नहीं होता है, यहाँ प्लस नहीं होता, सॉरी, यहाँ माइनस होता है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये आएगा फॉर्मूला। वो पिछला फॉर्मूला आप मिटा देना या रब कर देना, ठीक है। तो अब उस नए फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मल चार्ज कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर 1 2 3 4 4 माइनस हाफ बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 2, कितना हो गया? 6 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया? फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। किस पे? फर्स्ट ऑक्सीजन पे। क्या ये बात आपको क्लियर है? फर्स्ट ऑक्सीजन पे कितना हो गया? 0 हो गया। आगे देखो, फर्स्ट ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। आगे देखो, ऑक्सीजन सेकंड पे, सेकंड ऑक्सीजन पे क्या होगा फॉर्मल चार्ज? व्हाट विल बी द फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन? सेकंड ऑक्सीजन पे Fc क्या होगा फॉर्मल चार्ज? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 माइनस हाफ बॉन्ड पेयर 2, कितने हो गए? 2 2 1, कितने हो गए? 6 माइनस 6 0 माइनस 1 -1। फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन इज -1। कितना हो गया? -1। अब बताओ थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा? फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन क्या होगा? फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन विल बी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 3 6 माइनस 2 माइनस 3 कितना हो गया? +1। कितना हो गया? +1। ठीक है, ये हो गया थर्ड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज। अब यहां देखो, द सम ऑफ टोटल फॉर्मल चार्जेस 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द मोलिक्यूल, इज इक्वल टू नेट चार्ज। 1 क्या है? 0 प्लस -1 प्लस 1 कितना हो गया? -1 + 1 0 0 0। नेट चार्ज 0 0 ही क्या है? नेट चार्ज ऑन O3। क्या ये बात, ये कहानी समझ में आई? नेट चार्ज ऑन O3, इस O3 मॉलिक्यूल ओजोन मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज 0 है और इनके सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस ऑन ऑल 3 एटम्स इज इक्वल टू 0 ऑल्सो। ठीक है, ये था फॉर्मल चार्ज। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, क्या है सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मल चार्ज क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज is used to determine most stable, formal charge is used to determine the most stable Lewis dot structure of a
मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का मोस्ट स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर हमें देखना तो उसके लिए हम फॉर्मल चार्ज देखते हैं। द लुईस डॉट स्ट्रक्चर विद लीस्ट अमाउंट ऑफ फॉर्मल चार्जेस ऑन इट्स एटम्स इज द मोस्ट स्टेबल वन। द लुईस डॉट स्ट्रक्चर विद लीस्ट अमाउंट ऑफ फॉर्मल चार्जेस। अब ये बताइए, फॉर्मल चार्जेस यूज्ड टू डिटरमाइन द मोस्ट स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। फॉर्मल चार्ज का काम क्या होता है? सबसे स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बताना। और सबसे स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जिसके अंदर एटम्स के ऊपर कम से कम फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट हो। जिस भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स के ऊपर कम से कम फॉर्मल चार्ज होगा वो क्या होगा? मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है? ये फॉर्मल चार्ज की कहानी। नोट डाउन कर लो, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। हमने जो ऑक्टेट रूल पढ़ा था कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसकी क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन क्या होंगी? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स विद लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट आउटर शेल, जैसे AlCl3, BF3, ये क्या हैं? ये कंपाउंड्स हैं विद लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल। मतलब लिमिटेशन है ये ऑक्टेट रूल की कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट इन जो कंपाउंड्स हैं, ऐसे ऐसे कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं आउटर शेल के अंदर। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सच एज IF7, PCl5, H2SO4, ये जो कंपाउंड बने हैं, इन कंपाउंड के अंदर क्या होता है? आउटर शेल हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अंदर तो क्या था? आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन थे। इसके अंदर क्या है? आउटर शेल के अंदर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो बात? इसके अंदर तो था क्या था? ये कंपाउंड हमें मिले, दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन केमिस्ट्री। इन दीज कंपाउंड्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर शेल, एंड दीज कंपाउंड्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन केमिस्ट्री इन विच मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन आउटर शेल। ठीक है, ये दोनों क्या होगी? लिमिटेशन होगी ऑक्टेट रूल की। थर्ड लिमिटेशन क्या थी? सम नोबल गैसेस फॉर्म कंपाउंड। सम नोबल गैसेस फॉर्म कंपाउंड। कुछ नोबल गैसेस कंपाउंड फॉर्म करती हैं, कुछ नोबल गैसेस कंपाउंड। कई नोबल गैसेस के कंपाउंड हमें मिले हैं, वी हैव फाउंड इन नेचर। देयरफॉर अगर नोबल गैसेस की तो क्या होती है? स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट अगर स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती तो नोबल गैसेस कुछ कंपाउंड नहीं देती। ये भी क्या है? लिमिटेशन है किसकी? ऑक्टेट रूल की। इसलिए ऑक्टेट रूल की कई सारी लिमिटेशन है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है बात? आगे हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सम इंपॉर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे सबसे पहली बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? पहले देखेंगे डेफिनेशन, फिर मैं इसको समझाऊंगा। डेफिनेशन क्या है? द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between center of two bonded atoms. The equilibrium distance between center of two bonded atoms bonded by covalent bond is called bond length. मैंने यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड लिखा, बॉन्डेड बाय आयनिक बॉन्ड से भी बॉन्डेड हो सकते हैं, बट हम देखते हैं यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड वाली
द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अब आप देखो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, जब दो एटम है, मान लो ये दो एटम है, क्लोरीन, सदाबहार एग्जांपल है अपना क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, ये अपना एग्जांपल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है बीच में, क्लियर, और आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अब जब ये क्लोरीन और ये क्लोरीन आपस में क्या होगा, पास आएंगे, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन जब ये पास आएंगे तभी इनके बीच में कोई कोवेलेंट इंटरेक्शन होगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जब एक क्लोरीन एटम और दूसरा क्लोरीन एटम आपस में क्या होंगे, क्लोज आएंगे, तब क्या होगा, इंटरेक्शन होगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बट एज दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, जैसे जैसे पास आएंगे क्या होगा, इंटरेक्शन होंगे, किसके बीच में, इन इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स और इस न्यूक्लियस, दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस, इन सभी के बीच में इंटरेक्शन होंगी। क्या, इलेक्ट्रॉन तो इसके इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे और इसका न्यूक्लियस इसको रिपेल करेगा, करेगा नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को खींचेगा, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर। बात समझ में आ रही है, जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तब अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी काम में आ रही हैं। बात क्लियर है, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी और रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं। बट जैसे जैसे ये दो एटम पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, इनके बीच में जब ज़्यादा दूर हैं तब तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ही हैं। व्हेन दीज एटम्स आर एट सम डिस्टेंस देन ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेस आर अप्लाइंग। जब वो एटम पास आते जाएंगे, पास आगे 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 यहाँ तक आगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब इतनी दूरी पे कोई ऐसी दूरी होगी, जब इससे आगे अगर हम ले गए, अगर ये डिस्टेंस है इससे आगे ले गए तो रिपल्सिव फोर्सेस आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जब ज़्यादा दूर है तब सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस थे, आगे 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 अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, CL अप्रोच कर रहे हैं। अब मान लो कोई सर्टेन डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्सेस आने लग गई और ये एक दूसरे को क्या करने लगे, रिपेल कर गए। तो वो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे क्या हो, रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट ना करें, मतलब जस्ट एक्ट करने वाले हो, मतलब जैसे वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो डिस्टेंस आ गया आर, मतलब मान लो इस डिस्टेंस से आगे रिपल्शन आना स्टार्ट हो गया, इस डिस्टेंस तक कोई रिपल्शन नहीं था, सिर्फ अट्रैक्शन था, इससे आगे जाते ही रिपल्शन आने लग गया, ठीक है। वो डिस्टेंस जहां रिपल्शन आने से पहले का डिस्टेंस, मतलब जिस डिस्टेंस से आगे जाने में रिपल्शन आने लग जाए और एनर्जी बहुत हाई हो जाए, उस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। पहले तो अट्रैक्टिव फोर्सेस थे, पहले तो दो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस थे, पास आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस भारी पड़ने लग जाएंगे और उस पूरे एटम की एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे कि और पास आए तो एनर्जी बढ़ रही है और रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जहाँ पे रिपल्शन नहीं है, मतलब अट्रैक्शन ही है, वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तभी बॉन्ड बनेगा जब उस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे हम जाएंगे। तो एक और डेफिनेशन है, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स, the distance of closest approach between two atoms at which only attractive forces are dominant is called bond length। और अगर बॉन्ड बनना है तो इसी डिस्टेंस पे बनेगा, यही है क्या, बॉन्ड लेंथ। ये होगी इसकी सेकंड डेफिनेशन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स एट विच ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट आर कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। क्या ये बात क्लियर है? इसको आप नोट डाउन कर लो, दोनों डेफिनेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, नोट डाउन कर लो आप। क्लियर है बात? आगे देखते हैं, ग्राफ से समझ, तो आप इसको ग्राफ से समझो। मान लो
ये है पॉजिटिव एनर्जी, ये है नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर है? एनर्जी रिलीज ही, जब बॉन्ड बनेगा दो एटम्स के बीच में, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज ही होनी चाहिए जब भी बॉन्ड बनेगा। पहले बताया था मैंने आपको, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए जब भी बॉन्ड बनेगा। अब देख आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एटम्स विच आर गोइंग टू बी बॉन्डेड। अब जब आर ज्यादा है मतलब एटम्स बहुत दूरी पे हैं, ये एटम्स हैं ये बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमने इनकी दूरी कम की, ये पास पास आए, आर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं आर कम हो रहा है। यहाँ से चले, पहले क्या थी, थोड़ी दूरी पे थे, इन दोनों की वैल्यू क्या थी, एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव थी, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही थी। जैसे जैसे ये पास आए मतलब इनकी रेडियस क्या हुई, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता गया, ये होता गया डिस्टेंस कम। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता गया एनर्जी क्या होती चली गई, कम होती चली गई, मतलब रिलीज होती चली गई एनर्जी। जैसे जैसे कम होता चलेगा क्या, डिस्टेंस। एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जिस डिस्टेंस के बाद अगर हम इन एटम्स को और एक दूसरे के पास लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, एनर्जी के अंदर शार्प इंक्रीज हो जाएगा। शार्प इंक्रीज मतलब ये देखो, इस पॉइंट के बाद एनर्जी एकदम शार्पली इंक्रीज कर गई। समझ रहे हैं? जब एटम्स पास आते गए एनर्जी कम होते चली गई। जैसे एक पॉइंट आया, इस पॉइंट के बाद क्या हो गया, इस पॉइंट के बाद डायरेक्टली क्या हो गया, एनर्जी एकदम से बहुत हाई चली गई। क्यों एनर्जी हाई क्यों चली गई, जैसे एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच कर रहे हैं, तब क्या हुआ, पहले तो एनर्जी कम हुई बट एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद एनर्जी क्या होगी, एकदम से इंक्रीज कर दी। क्यों, रिपल्शन होना स्टार्ट हो गया, रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो गए, मतलब रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा डोमिनेट करना शुरू कर गए, इसलिए एकदम से एनर्जी क्या होगी, पूरे सिस्टम की एकदम से इंक्रीज कर गई। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब यहां पे देखो आप लोग, ये क्या है, दिस इज डी नोट एंड दिस इज ई। क्या ये बात क्लियर है? ई क्या है, ई है, यहां से हम आ रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, डिक्रीज। यहां से हम जैसे जैसे आर क्या कर रहे थे, आर डिक्रीज, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, यहां तक डिक्रीज हुई। उसके बाद एकदम क्या हो गया, एनर्जी में इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस फर्दर, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग आर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये रेडियाई का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स जो डी नोट है, इस डी नोट को क्या कहेंगे हम, इस डी नोट को कहेंगे बॉन्ड लेंथ। दिस डी नोट इज बॉन्ड लेंथ। क्यों बॉन्ड लेंथ क्यों कहेंगे, क्योंकि इस डी नोट से ज्यादा, इस डी नोट से हमने रेडियाई कम करी, जैसे ही इस डी नोट से हमने और पास लाए एटम्स, तो एनर्जी में एकदम शार्प इंक्रीज हो गया और रिपल्सिव फोर्सेज आना स्टार्ट हो गए और स्टेबिलिटी खत्म होने की तरफ चली गई। जैसे ही इस डी नोट, इस डिस्टेंस से हमने कम किया, जैसे ही इससे इधर आए, इस डी नोट डिस्टेंस से कम किया, एकदम एनर्जी में शार्प इंक्रीज हो गया। तो ये डी नोट क्या है, डी नोट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ मतलब वो डिस्टेंस जहां पे बॉन्ड बनेगा, वो क्या है, डी नोट है। क्योंकि इससे अगर हमने कम किया डिस्टेंस दोनों एटम्स के बीच में, तो एकदम पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। देयरफॉर डी नोट दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। क्लियर है बात? ई क्या है, ई क्या है, ई है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब जब इतनी एनर्जी दे दोगे तो एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और दोनों एटम्स दूर दूर चले जाएंगे। जब जैसे इतनी एनर्जी, ये एनर्जी है, जैसे ही ये एनर्जी हमने दे दी किसी भी मॉलिक्यूल को, क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल टूट जाएगा और अपने अपने रिस्पेक्टिव एटम्स की तरफ चला जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ये ग्राफ क्लियर है? इस ग्राफ को कर लो नोट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स। कौन से फैक्टर हैं जिस पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ डिपेंड ऑन साइज ऑफ एटम। किस पे डिपेंड करेगी? साइज ऑफ एटम पे। एग्जाम्पल HI, HBr, HCl, HF। अब आप बताइए सबसे ज़्यादा साइज किसका है? I का, और सबसे कम किसका है? फ्लोरीन का। तो बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर किसका ज़्यादा होगा? HI का, फिर HBr का, फिर HCl का, फिर HF। मतलब जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। ठीक है। अब और किस पे डिपेंड करता है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम।
आगे बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स। सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो किसके अंदर होगी? सबसे ज़्यादा होगी sp3 के अंदर, फिर होगी sp2 के अंदर, फिर होगी sp के अंदर। क्यों? s क्या होता है? s छोटा ऑर्बिटल होता है और p बड़ा ऑर्बिटल होता है। जैसे जैसे s करैक्टर कम होता चला जाएगा, छोटे ऑर्बिटल का पोर्शन, छोटे ऑर्बिटल की परसेंटेज कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि s छोटा ऑर्बिटल होता है, इसलिए sp3 के अंदर सबसे कम s करैक्टर है 25%, इसके अंदर 33% और इसके अंदर 50%। जैसे जैसे s करैक्टर कम होता चला जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो ये फैक्टर थे जिस पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? डेफिनेशन देखते हैं। द एनर्जी required to break 1 mole of bond into their respective gaseous atoms is called bond dissociation enthalpy. Bond dissociation enthalpy, the energy required to break 1 mole of bond into their respective gaseous atom is called bond dissociation enthalpy. कोई भी बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, HF बॉन्ड है, HCl बॉन्ड है, एक मोल किसी भी टाइप के बॉन्ड के एक मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको क्या कहेंगे हम? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या ये बात क्लियर है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड लेंथ। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना कम क्या होगा? जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी कम क्या होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, जितनी बॉन्ड लेंथ मतलब दूर दूर है एटम, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो दूर दूर है एटम। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगी? एंथैल्पी उतनी ही कम लगेगी। ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो मतलब क्या है? अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड वीक है। समझ रहे हो इस बात को? बॉन्ड वीक है। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड वीक है। अगर बॉन्ड वीक है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या लगेगी? कम एनर्जी लगेगी, कम एनर्जी लगेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसलिए बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती रहेगी। क्लियर है बात? आगे देखते हैं और किस पे डिपेंड करती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, और किस पे डिपेंड करेगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन that of a double bond is greater than that of a single bond। क्या ये बात समझ में आ रही? n ट्रिपल बॉन्ड n, n डबल बॉन्ड n और n सिंगल बॉन्ड n। सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किस में लगेगी? n ट्रिपल बॉन्ड n में लगेगी। क्यों? अगर ट्रिपल बॉन्ड है, अगर 3 बॉन्ड है तो क्या होंगे? वो 3 बॉन्ड क्या होंगे? बहुत स्ट्रांगली n एटम्स को आपस में
रखेंगे। अगर 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो एन और एन बहुत पास हैं, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी उनको तोड़ने के लिए। उसके बाद एनर्जी किस में लगेगी? डबल बॉन्ड में, 2 बॉन्ड जोड़ रहे हैं 2 एन को, और उसके बाद किस में लगेगी? सिंगल बॉन्ड में, एक ही बॉन्ड जोड़ रहा है 2 एटम्स को। इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए सिंगल बॉन्ड। क्लियर है बात? यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी मैंने उसमें बताना रह गया, बॉन्ड लेंथ में bond length of a triple bonded bond length of a compound in which the atoms are triple bonded is less than that of a double bonded is less than that of a single bonded। bond length triple bonded की bond length भी सबसे कम होगी, bond length सबसे कम होगी triple bonded की, उससे कम होगी किसकी? डबल बॉन्ड की, और सबसे ज्यादा होगी किसकी? सिंगल बॉन्ड की। मतलब सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी ट्रिपल बॉन्ड की, फिर होगी डबल बॉन्ड की, और फिर होगी किसकी? सिंगल बॉन्ड की। क्या? बॉन्ड लेंथ। मतलब बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं, एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा बॉन्ड है तो वो और स्ट्रॉन्गली ऐड कर रहे हैं, बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं बॉन्ड एंगल। द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। अभी आपको ये नहीं पता मेरे हिसाब से कि बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि जो ल्यूइस कंसेप्ट था, ये ल्यूइस कंसेप्ट की खामी भी थी। ल्यूइस कंसेप्ट की खामियों में भी पढ़ेंगे हम कि ल्यूइस कंसेप्ट ये नहीं बता पाया था कि बॉन्ड्स की डायरेक्शन क्या है। बट अगर हमें बॉन्ड की डायरेक्शन पता है तो 2 लाइंस के बीच में एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। एग्जांपल लो, सबसे पहले एग्जांपल लेंगे O, H2O का एग्जांपल लेंगे। किसका एग्जांपल लेंगे? H2O का। ये क्या है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो एंगल है, दिस एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू बॉन्ड एंगल। ल्यूइस कंसेप्ट ने ये नहीं बताया था कि O और H के बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, ये आगे हम वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, VBT के अंदर पढ़ेंगे ये सब कुछ। बट पहले बॉन्ड एंगल आपको पता होना जरूरी है। बॉन्ड एंगल इज डिस्टेंस इज द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स। OH ये जो एंगल है ये थीटा है। और किस में देखें हम एग्जाम्पल? और देख लेते हैं हम NH3 के अंदर। ये थीटा, ये थीटा, थीटा इज इक्वल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एंगल। क्लियर है ये बात? आगे देखो, बॉन्ड ऑर्डर। अगली जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे हम, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू ल्यूइस concept, the number of bonds present between 2 atoms is said to be its bond order। ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, लुइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ये सिर्फ ये बात ध्यान रखना, लुइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही है यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर बता रहा हूँ। आगे हम MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, वो अलग होगा। अकॉर्डिंग टू लुइस कंसेप्ट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स इज सेड टू बी इट्स बॉन्ड ऑर्डर। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं उसी वो ही क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। एग्जांपल H O, डबल बॉन्ड O, N, ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है? यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है BO, बॉन्ड ऑर्डर 1। यहाँ कितना है? बॉन्ड ऑर्डर 2। यहाँ कितना है? बॉन्ड ऑर्डर
ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इज सेड टू बी इट्स बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है? ये सारी बातें क्या थी? बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज ऑल वर बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस बॉन्ड्स। ये सारी क्या थी? बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इस सेशन में हमने किया क्या क्या किया? कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के हिसाब से लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, और ये क्या नाम बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, ये सभी बातें हमने इस सेशन में कवर की। अगले सेशन में आज वो रह गया, रेजोनेंस भी रह गया और पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी रह गए। अगले सेशन में पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और ये जो रेजोनेंस है ये हम कवर कर लेंगे और वेस्पर थ्योरी स्टार्ट करेंगे, साथ में वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन भी अगले लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें कैम गीक को और जुड़े रहें चैनल के साथ। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।